आखिरी किनारे पे तान्या ताई नॉवेल किस नंबर 20। वो सिर्फ हॉस्पिटल की जनरल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने उठा था। वो ज़्यादा सिक्योरिटी या कोई एहतियाती तदाबीर इसलिए नहीं की क्योंकि वो खुद यहाँ मौजूद था। लम्हे भर के लिए भी तो नहीं हिला था वो। गहरी नींद में थी और वो थोड़ा सा काम करने के लिए उठा और पीछे से कोई उस पर अटैक कर गया। जब नर्स दौड़ती हुई डॉक्टर के पास आई तो अभी उसके मुंह से अल्फाज भी पूरे नहीं निकले थे कि वो सब छोड़ता वहाँ से भागा और रूह के पास आया। वो बेदम पड़ी थी, उसके हाथ बंधे हुए थे एक मजबूत रस्सी से और उसका वजूद बेड सब चीज़ भीगी थी। डॉक्टर्स भी फ़ौरन उसके पीछे कमरे में दाखिल हुए। फौरी तौर पर रूह को ऑक्सीजन दिया गया और नींद के इंजेक्शन लगा दिए गए। वो भी बेजात के कहने पर, और जैसे ही रूह को नींद का इंजेक्शन दिया गया वो थोड़ी देर बाद करा रही थी, वो कराना भी बंद हो गया और उसके बाद बेजात पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया। ऑफ कोर्स आर्मी हॉस्पिटल था, यहाँ कोई भी ऐसे ही मुँह उठा के दाखिल नहीं हो सकता था। फिर कैसे कोई आ गया और उसके ऊपर पानी? क्या ये मुमकिन था कि कोई आए और इतना पानी उस पर गिराए? यकीनन कोई पहले से शाम से उसकी रेकी की जा रही थी कि कब बेसात उसके पास से उठता है और कब वो अपना काम करते हैं। उसके डॉक्टर्स को पूरी तरह सुना दिया, मुझे सिर्फ सीसीटीवी फुटेज देखनी है एंड आई थिंक सो यू डोंट ग्रेट एनीवेज। उसने मुठियाँ बीच के टेबल पर हाथ मारा और काफ़ी गज़बनाकी से कहा। जितनी रूह के मामले में गुंजाइश वो ख़त्म कर रहा था उतनी ही मोहब्बत अरूज पे चढ़ रही थी। सर, वो यार रेडी, सॉरी, हम अपनी सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा देंगे बट ये डाटा आपको नहीं दे सकते, ये बहुत पर्सनल डाटा। बेसात ने कद निकाले, उसकी पेशानी पे दाग दी। जिस तरह मेरी बीवी पर होने वाले हमले को सीरियस लिए बिना तुम वो यार सॉरी कह रहे हो, बिल्कुल इसी तरह मैं तुम्हारी खोपड़ी में 3 फायर उतार कर आई एम सॉरी कह दूंगा। काफ़ी बेरहमी थी उसके अंदाज में। डॉक्टर के कियास आ गया। सर, लेकिन मैं मजबूर। बेसात ने गन लौट की। सर प्लीज़ अब मेरी बात समझ। और वो डॉक्टर चिल्ला उठा क्योंकि एन उसके कान के करीब से गन गुजरी थी। मैं दिखाता हूँ फुटेज। वो जल्दी से मान के बेसात ने सर झटका और कमरे में आ गया जहाँ हर किसी को आना अलाउ नहीं था। उसने लड़की को वहाँ से खींच कर उठाया और खुद उसकी जगह पर बैठ गया। अब से कुछ देर पहले की फुटेज देखने लगा। उसने चारों तरफ में देखा था। रूह के कमरे में अब से 1 घंटे पहले क्या हुआ था वो ये भी देखना चाहता था। भले उसकी बर्दाश्त से इस वक्त सब कुछ बाहर था, लेकिन वो चाहता था कि वो देखे। और जैसे उसने वो फुटेज खोली, वो जो भी था कैमरे सब पहले बंद कर चुका था। उसने टेबल पर हाथ मारा और पीछे हो गया। ज़ोर ज़ोर से रोलिंग चेयर हिलाने लगा। उसे वो नहीं मिला तो जो वो चाहता था। सॉरी सर, अब ऐसी शिकायत नहीं होगी आपको, डॉक्टर ने कहा जबकि बेजार ने सर झटका। उसने धकेला वहाँ से। उन फुटेज की मुझे ज़रूरत नहीं थी। वह खूब भी जानता था ये सब कौन करा रहा है। वो रूह के पास आया और मुंहतोड़ पड़ा। उसका वजूद अपनी बाहों में उठा लिया और सीधा वो हॉस्पिटल से निकलने लगा। डॉक्टर के लाख रोकने के बावजूद वह रूह को वहाँ से लेकर अब रुक नहीं सकता था। और ट्रस्ट तो उसे अपने साय पर भी नहीं था। उसके गार्ड्स बाहर ही खड़े थे। बेसात गाड़ी में सवार हुआ और उसे शीशे लगा दिए कि किसी को बाहर से अंदर ना दिखे। रूह उसकी बाहों में थी, उसकी गर्दन में चेहरा छुपाए वो भारी सांसें भर रही थी जबकि गीला वजूद था। बेसात उसे मजीद खुद में कैद कर चुका था। अगले दिन ही रिसेप्शन पर रूह की मालूमात लेने अनीसा पहुंची थी। उसे इल्म हुआ था कि वो इस हॉस्पिटल में है। दरहकीकत उसकी एक दोस्त थी यहाँ जो उसके और रूह के बारे में हर बातें वाकिफ़ थी, और रूह को यहाँ देखकर उसके दिमाग में अनीसा आई थी। उसने उसे इत्तला दी और वो दौड़ी चली आई। उसे यकीन ही नहीं आया था रूह से इतना करीब है। सॉरी मैम, इन्हें रात ही डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन क्यों? उसकी तबीयत? उनके शौहर उन्हें ले जा चुके हैं मैम, वो रिसेप्शनिस्ट बेजारियत से बोली थी। अनीसा का दिल एकदम शौहर लफ्ज़ पर डूब गया। कौन था उसका शौहर, और यहाँ इस इलाके में? वो परेशान सी हुई और अपने फ्रेंड के ऑफिस में जाकर बैठ गई। वो उसे मज़ीद मालूमात डिस्कस किए तो हारून की तबीयत से वाकिफ़ हो। उसे तुम्हारे माज़ी की कोई भी बात और याद बहुत बुरी लगती है। वो इन सब चीज़ों को जान से भी मार देगा। तुम अपनी तवज्जो अपनी साबका बेटी से हटा के साइको आदमी पे डालो। मुझे रूह याद आती है नौशीन, वो बेबसी से बोली। काफ़ी अरसे बाद याद आई है, नौशी ने भी भरपूर तंज किया। तो वो शर्मिंदा होगी। क्या तुम मेरी मज़ीद मदद कर दोगी? अनीसा उसकी टेबल पर झुकी और उसे कुछ बताने लगी। मैं कोशिश करूँगी लेकिन यकीन से नहीं कह सकती। बेज़ा, अभी उसने नाम मुकम्मल ही नहीं किया था कि उसका फ़ोन बजने लगा। वो ज़रा गुस्से से बोली और फ़ोन काट दिया। हाँ, तुम क्या कह रही थी? मैं बस ये बताना चाहती हूँ तुम्हें उसका शौहर एक सरबरा आदमी है। मैं कोशिश करूँगी, यकीन से नहीं कह सकती। प्लीज़ तुम कोशिश तो करो, वो बोली तो नौशीन ने उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम फिक्रमंद ना हो, मैं देखती हूँ, वो बोली। और उसके बाद नौशीन ने कॉफ़ी ऑर्डर कर दी जबकि अनीसा का ध्यान तो सिर्फ रूह पर था। उसकी आंख खुली तो ऐसा लगा बरसों बाद उठी है। उसकी आंख बेजात के कमरे में खुली थी। उसने थोड़ा सा मुंह बनाया और उठी तो हाथों में चिप्स और मुंह पे मास्क था।
उसने ऑक्सीजन हटाया और ड्रिप्स की स्मिथ अंगड़ाई ली जोर से और गहरा सांस खींच कर बैठ गई। उसने इर्द गिर्द देखा, एक तो उसके पास मोबाइल नहीं था और जब से यहाँ आई थी वही पुराना हाल हो गया था। बीमार रहने लगी थी, अच्छी भली शजर के साथ रहती थी मनहूस कर। वो दांत पीस कर बोली और अंदर चैन सी ट्रॉली के सीट के लिए आई। क्या वो मैम नूडल्स नहीं खाएंगी आज? उसने नूडल्स दिए तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। पेशाब कहाँ है? उसके सवाल पे जेंसी ने सर हिलाया। सर बस थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, ये ड्रिप्स उतारो, मुझे भी जाना है। वो ड्रिप्स को देखती बोली। आई एम सॉरी मैम, सर ने सख्ती से मना किया। आप घर से बाहर तो क्या कमरे से बाहर नहीं जाएंगी? क्यों, मैं उसकी गुलाम हूँ? कह दूँ जब वो मुझे ऐसे रखेगा? वो उखड़ी काफ़ी गुस्से में लगी। सॉरी मैम, लेकिन आपकी जान को खतरा। इनफ इज़ इनफ। मैं जब से यहाँ आई हूँ तब से ही खतरा शुरू हो गया, वरना सुकून से वहाँ भी रहती थी। मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना। मालूम नहीं क्या चाहते हैं मुझसे। उसने ड्रिप्स खींची और उतरी। मैम, जेंसी उसका गुस्सा देखकर परेशान हुई। प्लीज़ जेंसी, मुझे मत रोकना, तुम्हारा मसला नहीं है ये। वो उठी और दीवार पर लात मारी। ये देखी बिना कि सुई निकलने के चक्कर में उसके हाथ से खून बह रहा है। मैं खोलती हूँ। जेंसी ने एक मखसूस जगह पर हाथ रखा और दरवाज़ा खोला और वो बाहर निकल गई। तनपन करती अभी वो किसी की माने बिना निकलते ही की एकदम गिरी थी। चकरा के हाथ से बहता खून और उसकी तबीयत अभी ये सब अफोर्ड कर ही नहीं सकती थी कि वो इतनी ओवर एक्टिंग करती रिएक्ट करती सॉरी। वह बेहोश हो गई और जेंजी उसे देखने लगी। मैम बहुत ज़िद्दी हैं। उसने नफ़ी में सर हिलाया और गार्ड की मदद से उसे दोबारा अंदर ले आए और बिस्तर में लिटा दिया। काफ़ी देर से शजर इस गहरी सोच में था कि रूह पर हमला किसने किया और निसा और रूह का क्या ताल्लुक है। वो उसकी माँ की हैसियत से वहाँ गई थी तो उसका बाप कौन था? क्या हारून बेग या फिर दुश्मन? वो मेजर था, अपनी पूरी सलाहियत इस्तेमाल कर रहा था। उसने एकदम चौंकते हुए फ़ोन उठाया और कॉल घुमाई। ऑर्फन होम में वहाँ के ओनर ने उससे कुछ मालूमात दी। सर, वो ही वो औरत थी। वो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी, बस उम्र की वजह से कुछ बूढ़ी लग रही थी। क्या आपको यकीन है? 100% मैं पिछले 40 साल से यहाँ हूँ, एक-एक को बखूबी जानती हूँ। वो बोली तो फ्रेचर ने सर हिलाया। क्या उसके बाप के बारे में कुछ जानती हैं? नहीं, उसकी वल्दियत में कोई नाम नहीं है, तभी हमें कुछ और ही खेल लगा, लेकिन उनके मुँह से अक्सर उसके वालिद का ज़िक्र सुना है। और एक बात, वो जैसे कुछ याद कर आने पर चौंकी। शजर भी मुतवज्जा हुआ। मुझे ऐसा याद पड़ता है कि जब मैंने उनसे पूछा कि वो कहाँ से हैं, तो उनका पाकिस्तान में कोई रिलेटिव नहीं था। यकीनन वो इस फाइल में दर्ज होगा जिसमें हम डाटा रखते हैं कि वो कहाँ से थी। वो चौंक कर खुद ही उठी। प्लीज़ मुझे जल्दी देखकर बताएं। सॉरी सर, ये काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता। पुरानी फाइल खोलनी है। मैं आपको कल या परसों बताऊंगी। सचिन ने सर हिलाया, फ़ोन बंद कर दिया। रूम में ही अजीब राज नज़र आ रहे थे। उसे मालूम ही नहीं था कि वो इतनी मिस्ट्री रखती है। अनीसा का ज़िक्र ना होता तो रूह के माथे से उसे कोई लेना देना नहीं था। वो उठा और बाहर निकला। रात हो चुकी थी। अच्छा ठंडा मौसम था। उसने अपने आप को फौजी यूनिफॉर्म में एक नज़र देखा और फिर कैप पहनता सर पर अपनी जेब में सवार हो गया। हॉस्पिटल के आगे गाड़ी रुकी तो उसे अंदर से ये पता चला कि उसका शौहर उसे लेके जा चुका है। शजर पर पलटता कि उसकी नज़र अपनी बेबी पर पड़ी। वो आगे बढ़ा और उसके सामने जा खड़ा हुआ। पलवशा ने आंखें खोल कर उसे देखा और वजह जानना चाहिए कि वो क्यों उसके सामने खड़ा था। आपका बीमार हूँ, थोड़ी देर के लिए इलाज मिल सकता है? वो झुककर बड़ी शौक निगाहों से बोला। पलवशा हैरान होती के साथ खड़ी डॉक्टर मुस्कुराकर चली गई और पलवशा दांत पीस गई। यहाँ क्या लेने आए हैं? वो गुस्से से अपने कैबिन में जाने लगी। बीमार हूँ, कह तो रहा हूँ, कहाँ दर्द है? वो भड़की। आप ऐसे इलाज करती हैं अपनी पेशेंट्स का? शजर कुछ बोलता कि सीनियर डॉक्टर अचानक ही आ गई और शजर ने अपनी हंसी रोकी। नो मैम, मैं तो बस वो शर्मिंदा हुई। क्या बस? आपका पेशेंट? ओह मेजर शजर अब्बास, हाउ आर यू यंग बॉय? कैसे हो? यंग बॉय? पलवशा ने मैम की जानिब देखा। अच्छा खासा 31 साल उम्र था वो निगाह फेर गई। आई एम फाइन डॉक्टर किरण, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप यहाँ खैरियत? जी बस कुछ तबीयत नासाज थी, कुछ इनके रवैये नहीं करती। वो जानबूझकर मीसना बनना था। परवशा एकदम सीधी हुई। परवशा, मैं देख रही हूँ तुम दिन ब दिन बदतमीज़ हो रही हो। सॉरी मैम, वो फ़ौरन बोली। चचेर आवाज़ का अच्छे से ख्याल रखना, हमारे मेजर साहब को शिकायत ना हो। उसका शाना थपथपा के बोली, जबकि परवशा तो इस कर्म नवाजी पर शस्त्र थी। दूसरी तरफ शजर के दांत ही नहीं अंदर जा रहे थे। किरण बाहर चली गई और शजर ने कैप उतार के टेबल पर रखी और बाजू फोल्ड करके बैठ गया। तो शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझे याद है ना। बाहर में जाए डॉक्टर किरण, और बाहर में गई आप। मेरा वक्त ज़ाया ना करें और जाएं। वो बाहर खाने को दौड़ी। वैसे तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है? तुम्हारे ऊपर कोई कर्ज है? वो उसे सुकून से देखता बोला। आप मुझे जिद कर रहे हैं शजर। मैं तुम्हें तंग करना चाहता हूँ परवशा, मगर तुम मुझे मौका ही नहीं देती। वो उसके नज़दीक खड़ा हो गया। यहाँ तक कि पलवशा की पूछ थी
اور شجر بالکل اس کے پیچھے اس کی پشت سے چپکا کھڑا تھا۔ اس کے بھاری وجود کا نامعلوم سا وزن پلوشا کے ناتواں وجود پر تھا۔ وہ مڑنا چاہتی تھی لیکن مڑی نہیں کیونکہ پیچھے کھڑے شخص نے مڑنے ہی نہ دیا۔ آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بولی تو شجر نے اس کا رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ میں چاہتا ہوں تو میرے پاس میرے گھر میں رہو، وہ کافی غمگین لہجے میں بولا تھا۔ 10 سال بعد؟ وہ کافی تلخ بات کرنے سے چوکی نہیں۔ میں نہیں جانتا تھا تم کہاں تھی۔ آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں، نانی کو مروانے کا مقصد بہزاد کو لاوارث کر دینے کا کیا مقصد ہے؟ جب میں آپ کی حقیقت سوچتی ہوں مجھے نفرت ہوتی ہے آپ سے، وہ بڑھتی ہوئی بولی اور اسے دور کرنے لگی۔ تمہیں میری ایک بات سمجھ نہیں آتی، شاید میں کہہ چکا ہوں کہ میں نے کسی کو نہیں مارا، اور بہزاد کی جہاں تک بات ہے وہ اسی لائق ہے، اس نے جو کیا ہے وہ کیا تم نہیں جانتی یا میں سمجھاؤں؟ ڈاکٹر نہیں اس کے ساتھ لوگوں کو مارنے میں شامل ہے۔ وہ بھی غصے سے پیچھے ہوا اور ٹیبل سے ٹیک لگا لی۔ میرا تو دل بھی نہیں کرتا آپ کو صفائی دوں۔ وہ جانے لگی کہ شجر نے ہاتھ پکڑ کے پیچھے کھینچا اور وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ میں سچ بول رہا ہوں، میں نہیں جانتا کس نے لگائی تھی آگ اس گھر میں صرف بہزاد کو مارنے آیا تھا کیونکہ یہی اصول ہے غداری کرنے والے کی، تو خاندان کے ایک فرد کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن میں پھر بھی صرف بہزاد کو مارنے آیا تھا، لیکن اسے بھی نہیں مار سکا اور مجھے پچھتاوا ہے، میری چوک ہے، یہ جس دن میرا ہاتھ چڑھے گا جان سے جائے گا۔ وہ فنکارہ پلوشا نے اس کی جانب دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ اس دن سے بچیں جس دن آپ کی آنکھیں ہی نہ کھل جائیں، اور اگر گھوم پھر کر غلطی آپ پر آ کر رک گئی اور کل صرف آپ ثابت ہوئے تو آپ صرف پچھتائیں گے۔ وہ جھٹکے سے دور ہوئی اور جانے لگی۔ میں تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں پلوشا، شجر سنجیدگی سے بولا۔ اپنے خوابوں میں؟ وہ سر جھٹک گئی، جبکہ شجر اس کے رویے پر ہلکا سا مسکرا دیا اور گہرا سانس بھر گیا۔ معلوم نہیں کب دال گلنے والی تھی اس کی، کب وہ یقین کرتی اس بات پر اسے خود خبر نہیں تھی۔ سر کچھ نہیں کھا رہی میم، پلوشا نے بھی بہت فورس کیا ہے، منہ بنا کے بیٹھی ہے، مجھے تو بہت ہی تنگ کر دیا۔ جینسی کے الفاظ وہیں روک گئے کیونکہ اس نے ایسی نظروں سے دیکھا تھا۔ آپ لوگ یہاں اسی کام کے لیے؟ وہ آپ لوگوں سے جس طرح چاہے نخرے اٹھائے، مجھے کسی کے ماتھے پہ کوئی شکن نہیں چاہیے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ واہ واہ واہ، جی میں تو آتا ہے اکثر، روح میں ہوتا تمہارے سینے پہ میرا نام کندہ ہوتا، کتنی لگی ہوتی نا میں روز سیب کھاتا ہوا بولا، جبکہ بہزاد سے چٹک گیا۔ اس کی بکواس تو صبح شام کی تھی، جبکہ جینسی نے سر ہلا دیا۔ وہ کمرے کی جانب آیا، سارا کمرہ گندا ہو رہا تھا۔ مہرا اس کو کھانسی چڑھ گئی کمرے کی حالت دیکھ کر، جگہ جگہ ٹشو پیپر اور تکیے اور کھانے کا کباڑا پڑا تھا۔ اس نے بھی سیب کھا کے وہیں پھینک دیا۔ میں کیا کروں اگر کباڑ خانہ بنا ہوا ہے یہ تو، وہ دانت نکال کر بولا۔ پلوشا بھی وہیں آ رکی۔ اب تک بہزاد نے اسے کوئی بات نہیں کی تھی، روح البتہ منہ پہ تکیے رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ آپ سب جائیں یہاں سے، اس نے آہستگی سے کہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں روز تو سکون سے کہتا نکل گیا۔ پلوشا کا دل البتہ دھڑک پکڑ میں آ گیا تھا۔ وہ خود کو کنٹرول کرتے باہر آ گیا اور جینسی بھی باہر نکل گئی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس کے چہرے پر سے تکیہ ہٹا دیا۔ روح آنکھیں زور سے میچ گئی۔ مجھے لگتا ہے آکسیجن کی کمی ہے ایک لڑکی میں، ڈوز کی ضرورت ہے۔ وہ اس کے نزدیک بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی روح نے آنکھیں کھول دیں پٹ سے اور سامنے بہزاد کو اور ادھر کسی کو نہ دیکھ کر گھبرا کے اٹھ گئی۔ نہیں، مجھے تو سانس ٹھیک آ رہا ہے۔ اس نے اسے سانس لے کر دکھایا۔ بہزاد نے سر ہلایا۔ گڈ، ویری گڈ، تم تو ٹھیک ہو گئی ہے۔ وہ اپنے ڈمپل کو دکھانے لگا، جبکہ روح کی سبز آنکھوں میں تھوڑا سا ڈر تھا اس کے اتنے قریب بیٹھنے پر۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سکون سے بولی۔ ویل ڈن، کھڑی ہو جاؤ پھر، وہ سختی سے بولا، جبکہ روح حیرانگی سے اس کی شکل دیکھنے لگی۔ اسٹینڈ اپ لٹل اسپیرو، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کر گیا۔ روح کھڑی ہو گئی۔ پورا کمرہ صاف کرو، میں فریش ہو کر آ رہا ہوں۔ میں کیوں کروں؟ وہ غصے سے بولی۔ گندا کس نے کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، وہ فوراً بولی۔ جھوٹ، بہزاد نے گھورا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے قید؟ اور بہزاد نے اچانک اس کی گردن میں اپنی ہتھیلی پھنسائی اور جھٹکے سے اس کو اپنے نزدیک کھینچتا وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا اور اس کے نچلے لب کو دبا گیا۔ روح کی آنکھیں یکدم کھلی۔ بہزاد کو اچھا لگا اور تبھی دوسرا ہاتھ پاکٹ سے نکلتا وہ اس کی گردن میں حائل کر گیا اور رفتہ رفتہ اس نے اس کی سانسوں میں ناہمواری اور بھاری پن بھر دیا۔ روح کے پورے وجود پہ چونٹیاں سی رینگ گئیں۔ اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں، جبکہ وہ نہ چاہتے ہوئے اس کے مسکولر بازو میں اپنے ناخن گاڑ کر بہزاد نے اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکا۔ کمرہ صاف کرو، میں آتا ہوں۔ وٹ؟ یہ مجھے کس حق سے اتنے دھڑلے سے تم منہ اٹھا کے کس کر دیتے ہو؟ وہ کانوں پر ہاتھ رکھی اور وہ کتنی گھٹیا تھی، کیسے مزے لے رہی تھی۔ اس نے خود کو ہی تھپڑ مارا اور گن اٹھا لی۔ اس کی آج بہزاد شاہ مرے گا، اسے کس حق سے چھوتا ہے، اور وہ روح کو اس کا چھونا گناہ کیوں نہیں لگتا تھا۔ وہ کمرہ تو کیا صاف کرتی، خود میں اسے مارنے کی طاقت بڑھنے لگی۔